शेर दिल, जासूसी, फरार, हिम्मत, सरफरोशी, वतन की खातिर जान की बाजी लगाने वाले एक गुमनाम मुजाहिद की सनसनीखेज दास्तान। दुश्मन के दिल में बैठकर अपने वतन का दिफा करने वाला शेर दिल। बादशाही मस्जिद वाले ऑपरेशन का वक्त और दिन तय हो गया था। प्रकाश खन्ना ने जुमेरात की रात को ही दोनों भारतीय दहशतगर्दों को लाहौर रवाना कर दिया और खुद सुबह की फ्लाइट से लाहौर पहुंचा। मैंने उसी रात खुफिया पुलिस के स्पेशल ऑफिसर भट्ट साहब को फोन पर खबर कर दी कि भारतीय सिफारतकार दोनों भारतीय दहशतगर्दों को लेकर यहाँ से चल पड़ा है। जुम्मे की नमाज के वक्त दोनों दहशतगर्दों ने जिस जगह पर पहुंचकर बम फेंकना और फायरिंग करनी थी, मैंने वो जगह भी भट्ट साहब को बता दी और कहा कि इस बात का ख्याल रखा जाए कि भारतीय सिफारतकार प्रकाश खन्ना को तो गोली न लगे और न ही वो गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि उसके बाद दूसरे ऑपरेशन में मैंने उसे फरार के नाकाम ड्रामे का ऐनी गवाह बनाना था। भट्ट साहब ने कहा, फिक्र न करो हैदर अली, तुमने जैसा कहा है वैसा ही होगा। दोनों भारतीय दहशतगर्द जिंदा नहीं बचेंगे और भारतीय सिफारतकार को हम जाने देंगे। मैंने कहा, तीनों भारतीयों की शनाख्त अच्छी तरह से होनी चाहिए। भट्ट साहब ने जवाब दिया, हमने उनकी तस्वीरें बड़ी करके अपने आदमियों को दिखा दी हैं। जुम्मे के दिन एक बार फिर दिखा देंगे और ऑपरेशन के बाद तुम्हें फोन पर पूरी रिपोर्ट दूंगा। उसके बाद हमने फोन बंद कर दिया। मैं फोन अपने दफ्तर के तहखाने में जाकर किया करता था और इस बात का ख्याल रखता था कि उस वक्त शीला आसपास ना हो। वो दिन गुजर गया। जुम्मे की सुबह को प्रकाश खन्ना पहली फ्लाइट पर लाहौर रवाना हो गया। मैं उस रोज दफ्तर में ही रहा, कहीं बाहर न गया। वैसे भी जुम्मे की छुट्टी थी और दफ्तर बंद था। मैं अंदर काम का बहाना बनाकर बैठ गया। शीला अपनी एक सहेली के यहाँ चली गई थी। उसने दोपहर का खाना वहीं खाना था। मुसलमान बेगम के रूप में उसने इस्लामाबाद में कई एक घरानों में दोस्ती पैदा कर ली थी। मेरी निगाहें बार बार दीवार पर लगे क्लॉक की तरफ उठ जाती। जुम्मे की नमाज का वक्त जैसे जैसे करीब आ रहा था, मेरे दिल की धड़कन में इजाफा हो रहा था। मैं यही दुआएं मांगता कि पुलिस भारतीय दहशतगर्दों को शनाख्त करे, कहीं ऐसा न हो कि पुलिस को खबर ही न हो और दहशतगर्द मासूम नमाजियों पर बम फेंकने और फायरिंग करने में कामयाब हो जाएं। अगरचे ऐसा हो नहीं सकता था, क्योंकि मैंने भट्ट साहब को मस्जिद के मशरिक की जानिब दीवार के ऊपर वो जगह बता दी थी जहाँ दहशतगर्दों ने छुपकर वारदात का इर्तिकाब करना था। मैंने रेडियो पर लाहौर का स्टेशन लगाया, लेकिन जुम्मे की नमाज की वजह से रेडियो प्रोग्राम नहीं हो रहे थे। शायद 1.5 घंटे का नमाज जुम्मा का वक्फा था। मैं नीचे तहखाने में अपने खुफिया टेलीफोन के पास आकर सोफे पर बैठ गया। मेरे हिसाब से जुम्मे की नमाज का वक्त हो गया था। फिर ये वक्त भी गुजर गया। मैंने लाहौर रेडियो लगाया, वहाँ खबरें नशर हो रही थी। खबरों में बताया गया कि आज जुम्मे की नमाज के बाद कुछ दहशतगर्दों ने मस्जिद में बम फेंकने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया और दहशतगर्दों को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। मालूम हुआ कि दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक भारत से है। मैंने इत्मीनान का सांस लिया, लेकिन दहशतगर्दों के जिंदा बच जाने का मुझे सख्त अफसोस था। उन्हें जिंदा नहीं बचना चाहिए था। इतने में टेलीफोन की घंटी बज उठी। मैंने जल्दी से रिसीवर उठाया। दूसरी तरफ से भट्ट साहब की आवाज आई, ऑपरेशन कामयाब रहा। मैंने फौरन कहा, लेकिन रेडियो ने खबर दी है कि दोनों दहशतगर्दों को गिरफ्तार किया गया है, उन्हें हलाक क्यों नहीं किया गया? भट्ट साहब की आवाज आई, रेडियो पर अभी मसलहतन ये खबर नहीं दी गई। वैसे हमने दोनों भारतीय दहशतगर्दों को हलाक कर दिया है और उनकी लाशें इस वक्त अस्पताल में पोस्टमार्टम के लिए पड़ी हैं। भारतीय सिफारतकार को तुम्हारे कहने के मुताबिक हमने कुछ नहीं कहा और उसे जाने दिया है। मैंने बेख्तियार होकर कहा, ये मेरे लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब अगले ऑपरेशन की तैयारी अभी से शुरू होनी चाहिए। इस सिलसिले में मैं परसों सारी बात तय कर दूंगा। मैंने रिसीवर रख दिया। भारतीय दहशतगर्दों की हलाकत की खबर ने मेरे दिल में खुशी की लहर दौड़ा दी थी। मैंने खुदा का शुक्र अदा किया कि दुश्मन अपने नापाक अज़ाइम में कामयाब न हो सका और बेगुनाह नमाजियों को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। शीला को दहशतगर्दी के इस ऑपरेशन की खबर थी। उसको जब मालूम हुआ कि भारत के 2 दहशतगर्द लाहौर में मौके पर पकड़े गए हैं, तो वो परेशान होकर मेरे पास आई और कहा, धर्मचंद जी, ये सब कैसे हो गया? मैंने कहा, प्रकाश खन्ना से पूछना कि ऐसा क्यों हुआ। वही इस ऑपरेशन का इंचार्ज था। मैं तो पहले ही कह रहा था कि ये ना तजुर्बाकार इंसान है, ये हमारा नुकसान करवाएगा, और वही हुआ जिसका मुझे डर था। प्रकाश खन्ना इस्लामाबाद वापस आया तो सख्त नादिम और परेशान था। अपने आदमियों की मौत और ऑपरेशन की नाकामी का वही जिम्मेदार था। हमारी चाल कामयाब रही थी। सांप भी मर गया और लाठी भी न टूटी। भारतीय दफ्तर खारजा ने बैक वक्त 2 भारतीय दहशतगर्दों की मौत का सख्ती से नोटिस लिया। प्रकाश खन्ना की न सिर्फ जवाब तलबी हुई, बल्कि प्रकाश खन्ना मुझे कहने लगा, धर्मचंद, मेरी पर्सनल फाइल पर ये जो बदनामी का दाग लग गया है, अब ये उसी सूरत में साफ हो सकता है कि मैं जितनी जल्दी हो सके सत्यप्रकाश, मोतीराम और गोविंदा को पाकिस्तानी पुलिस के कब्जे से कामयाबी के साथ फरार करवा दूं। वो एक बार फिर हमारे बिछाए हुए जाल में फंस रहा था।
मैंने फौरन उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, तुमने बिल्कुल ठीक सोचा है। तुम्हारा रिकॉर्ड इस तरह साफ हो सकता है कि हम अपने तीनों जेर हिरासत आदमियों को फरार करवा कर बॉर्डर पार करवा दें। यही एक कारनामा अब तुम्हारी बदनामी का दाग धो सकता है। प्रकाश खन्ना बड़ी आजिज़ी से बोला, धर्मचंद तुम मेरे भाई हो, तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। मैंने कहा, सारा मंसूबा तैयार है। जिस जगह हमारे आदमियों को कैद में रखा गया है वहाँ की बावर्ची और माली को मैंने अपने साथ मिला लिया है। मेरी तरफ से कल रात को ही ऑपरेशन शुरू कर देते हैं। प्रकाश खन्ना ने मेरा हाथ पकड़ लिया। भगवान तुम्हें खुश रखे, मैं तैयार हूँ। रात को मैंने लाहौर भट्ट साहब को टेलीफोन पर ये खुफिया पैगाम पहुंचा दिया कि कल रात को फरार का ड्रामा रचाया जाएगा। प्रकाश खन्ना काफी हद तक मुतमईन होकर गया। उसे मालूम नहीं था कि ये ऑपरेशन उसके ताबूत में आखिरी कील ठोकने वाला है। हम दोनों उसी रोज शाम की फ्लाइट से लाहौर रवाना हो गए। तयशुदा प्रोग्राम के मुताबिक हम शहर के शुमाली इलाके के एक दरमियाने दर्जे के होटल में ठहरे। मैंने प्रकाश खन्ना से कहा, तुम होटल में ही ठहरो, मैं माली और बावर्ची से मुलाकात करता हूँ ताकि रात के 12 बजे के बाद वो ड्यूटी पर मौजूद सिपाहियों को नशा आवर चाय पिला दें और उसके बाद तहखाने का ताला खोल दें। प्रकाश कहने लगा, ये बावर्ची और माली इस काम के लिए कैसे तैयार हो गए? क्या उन्हें मालूम नहीं कि कैदियों के फरार के बाद जब सिपाहियों को होश आ जाएगा तो उनका राज फाश हो जाएगा? कि उन्होंने ही सिपाहियों को चाय में बेहोशी की दवा पिलाई थी। मैंने कहा, इसका इलाज भी मैंने सोच रखा है। दोनों बावर्ची और माली खुद भी बेहोशी वाली चाय पीकर बेहोश हो जाएंगे, चुनाचे उन पर कोई शक नहीं करेगा। यही सोचा जाएगा कि चाय में कोई कीड़ा मकोड़ा गिर गया था जिसकी वजह से चाय का असर जहरीला हो गया और सिपाहियों के साथ माली और बावर्ची भी बेहोश हो गए। प्रकाश खन्ना को ये बात बहुत पसंद आई और वो मुतमईन हो गया। मैं उसे होटल में छोड़कर सीधा भट्ट साहब के पास पहुंचा और उन्हें सारी सूरत हाल से आगाह कर दिया। भट्ट साहब बोले, ये सब मामला ठीक है। जिस वक्त तुम लोग तहखाने वाली पुरानी कोठी के अहाते में दाखिल हो गए तो तहखाने वाले दरवाजे के बाहर ड्यूटी पर मौजूद दोनों सिपाही बेहोश पड़े होंगे, यानी बेहोशी की अदाकारी कर रहे होंगे। बावर्ची दरवाजा खोलकर एक तरफ खड़ा होगा। उसके बाद तुम लोग तहखाने में जाओगे और तीनों दहशतगर्दों को साथ लेकर वहाँ से निकल पड़ोगे। तुम्हारे निकलने के 10 सेकंड बाद खतरे का अलार्म चीख उठेगा। ये इस बात की अलामत होगा कि पुलिस के जो मुसल्ला गार्ड्स क्वार्टर में थे उनको किसी तरह से कैदियों के फरार का इल्म हो गया है। मुसल्ला पुलिस तुम्हारा पीछा करेगी और ताक़ुब के दौरान तुम दोनों को छोड़कर बाकी तीनों दहशतगर्दों को निशाना बनाकर फायरिंग करके हलाक कर देगी। उसके बाद तुम दोनों को वहाँ से निकल जाने दिया जाएगा। स्कीम बड़ी मुनासिब थी, इसके सिवा कोई दूसरी स्कीम काबिल अमल भी नहीं थी। मैंने वापस होटल में आकर प्रकाश खन्ना को वारदात की पूरी तफसील समझा दी और कहा, माली और बावर्ची को मैंने बेहोशी की दवाई पहले से लाकर दे दी हुई है। इस दवाई का असर 1 घंटे तक रहता है। इतनी देर में हम सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम को लेकर बॉर्डर की हुदूद से निकल चुके होंगे। वारदात के बाद लाहौर शहर से निकलने के लिए भारतीय सिफारत खाने के उस आदमी ने जो लाहौर में जासूसी पर मामूर था एक जीप तैयार कर रखी थी जिसकी टैंकी फुल करवा दी गई थी। मैंने जानबूझकर ये जीप जाए वारदात से इतने फासले पर रखवाई थी कि पुलिस को ताक़ुब के बाद दहशतगर्दों को हलाक करने का मौका और टाइम मिल सके। प्रोग्राम ये था कि ये जीप हमें शहर से दूर बॉर्डर की जानिब एक वीरान भट्टे में ले जाएगी जहाँ तीनों दहशतगर्दों को छुपा दिया जाएगा। मैं और प्रकाश खन्ना भी वहीं छुप जाएंगे और मौका पाकर तीनों दहशतगर्दों को बॉर्डर पार करवा दिया जाएगा। हम रात के 12 बजे तक होटल में ही बैठे रहे। भारतीय सिफारत खाने का जासूस जीप लेकर पहुंच गया और होटल से कुछ दूर जीप में बैठा हमारा इंतजार कर रहा था। रात 12:15 पर हम होटल से निकलकर जीप तक आए। जीप में बैठे और जाए वारदात की तरफ रवाना हो गए। ड्रामे का स्टेज बिल्कुल तैयार था। प्रोग्राम के मुताबिक भट्ट साहब और मलिक साहब पुरानी कोठी के क्वार्टर में मुसल्ला गार्ड्स के पास तैयार बैठे थे। पुलिस की नफरी 6 सिपाहियों पर मुश्तमिल थी जिनके पास ऑटोमेटिक राइफलें थीं, जिनके चैम्बरों में मैगजीन चढ़ा दिए गए थे। मुझे पकड़े जाने का अंदेशा बिल्कुल नहीं था, मैं तो महज अदाकारी कर रहा था। जीप हमने कैद खाने वाली पुरानी कोठी से 1 फरलांग पीछे सेम नाले के पुल की दूसरी तरफ खड़ी कर दी और उसे हमने हिदायत कर दी थी कि जब हमें दूर से दौड़ कर आते हुए देखे तो फौरन जीप स्टार्ट कर दें। मैं और प्रकाश खन्ना अंधेरे में कच्चे रास्ते पर से कदम उठाते हुए पुरानी कोठी की अकबी दीवार के पास आ गए। हालांकि मैं उसे कोठी के गेट की तरफ से भी अंदर ले जा सकता था, मगर नकली ड्रामे को असली रूप देने के ख्याल से मैं पिछली दीवार की तरफ आया और प्रकाश खन्ना से धीमी आवाज में कहा, हमें दीवार कूद कर दूसरी तरफ जाना होगा। ये पुरानी दीवार बमुश्किल 5 फुट ऊंची थी। हम बड़ी आसानी से उस पर चढ़ गए और कोठी के अहाते में दाखिल हो गए। मैंने प्रकाश को बाजू से पकड़कर वहीं बिठा लिया और आहिस्ता से कहा, बैठ जाओ, मुझे देखने दो, सब काम ठीक तरह से हुआ है। कुछ फासले पर बिजली का बल्ब रोशन था। ये बल्ब तय खाने वाले दरवाजे के ऊपर लगा हुआ था। मैंने गौर से देखा और प्रकाश खन्ना को भी दिखाया। तय खाने के बाहर 2 सिपाही जमीन पर पड़े हुए थे। ये सिपाही भी बेहोश हो जाने की अदाकारी कर रहे थे और उन्हें उस वक्त तक बेहोश ही रहना था जब तक कि हम तीनों दहशतगर्दों को तहखाने से निकाल कर वहाँ से फरार न हो जाएं। मैंने प्रकाश खन्ना से कहा, आ जाओ, मैदान साफ है।
दोनों ड्यूटी गार्ड बेहोश पड़े हुए हैं। मैं आगे आगे और प्रकाश खन्ना मेरे पीछे पीछे चलने लगा। हम झुककर दबे पांव चलते हुए बेहोश सिपाहियों के करीब पहुंचकर रुक गए। मुझे मालूम था कि ये दोनों होश में हैं, मगर वो बड़े तजुर्बाकार अदाकारों की तरह इस पोजीशन में बेहोश पड़े थे कि जैसे चाय पीने के बाद चकरा कर गिर पड़े हों। चाय की 2 प्यालियां और प्लेटें भी उनके करीब ही गिरी हुई थी। प्रकाश खन्ना ने मेरे कान के करीब मुंह लाकर कहा, धर्मचंद, इन्हें होश तो नहीं आ जाएगा। मैंने सरगोशी से कहा, इन्हें 2 घंटों से पहले होश नहीं आ जाएगा। बेफिक्र रहो, आगे बढ़ो, दरवाजा खुला है। तहखाने का दरवाजा अपनी स्कीम के मुताबिक खुला हुआ था। हम सीढ़ियां उतरकर तहखाने में आ गए। तीनों दहशतगर्द यानी सतप्रकाश, मोतीराम और गोविंदा टाट पर सो रहे थे। तहखाने की बत्ती जल रही थी। मैंने उन्हें जगाया, वो हड़बड़ा कर उठ बैठे। मैंने कहा, जल्दी उठो, चलो, हम तुम्हें लेने आए हैं। तीनों दहशतगर्द उठ खड़े हुए। हम उन्हें लेकर तहखाने से बाहर निकले तो मैंने हाथ के इशारे से बैठ जाने को कहा, फिर यूं अदाकारी करते हुए दाएं बाएं देखा और कहा, आ जाओ। स्कीम के मुताबिक हम पिछली दीवार फांद कर दूसरी तरफ कूदे। मैंने दूसरी तरफ कूदने के बाद कहा, भागो। जैसे ही हमने दौड़ना शुरू किया, रात की खामोशी में अलार्म की आवाज गूंजने लगी। प्रकाश खन्ना ने घबरा कर कहा, पुलिस को पता चल गया है। मैंने कहा, जो होगा देखा जाएगा, जहाँ जीप खड़ी है उस तरफ चलो। मैंने जानबूझकर तीनों दहशतगर्दों के दरमियान दौड़ते दौड़ते थोड़ा फासला डाल दिया। अभी हम कोठी के अहाते से 50-60 कदमों के फासले पर होंगे कि पीछे फायरिंग के धमाके हुए। हमें एक दूसरे से बातें करने की फुर्सत नहीं थी। हम दौड़ते जा रहे थे। मुझे यही फिक्र थी कि इस भाग दौड़ में अपनी पुलिस का कहीं निशाना न चूक जाए, लेकिन पुलिस ने भी कमाल कर दिखाया। रात के अंधेरे में उन्होंने ठीक ठाक निशानों पर गोलियां चलाई। बाद में पता चला कि पुलिस के सिपाही हमारी दाएं जानिब पहले से तैयार बैठे थे। जैसे ही हम उनके करीब से भागते हुए गुजरे, उन्होंने पहले हवाई फायर किए, फिर कैदियों के लिबास वाले तीनों दहशतगर्दों को निशाने पर लेकर फायर खोल दिया। ये काम 3 सिपाहियों का था। हर सिपाही ने एक एक दहशतगर्द को निशाना बनाया। 3 फायरों के धमाके हुए और मैंने देखा कि आगे आगे दौड़ते हुए तीनों दहशतगर्द सतप्रकाश, गोविंदा और मोतीराम उछले और मुंह के बल गिर पड़े। प्रकाश खन्ना तो घबराहट में भागता ही चला गया। सिर्फ मैं बेफिक्र होकर सेम नाले की तरफ भाग रहा था, जहां अपना आदमी जीप लिए मौजूद था। मेरा ख्याल था कि फायरिंग के धमाकों को सुनकर वो भाग गया होगा, लेकिन वो वहां मौजूद था और उसने जीप का इंजन स्टार्ट कर दिया था। मैं और खन्ना दौड़कर जीप में सवार हो गए और जीप फौरन एक तरफ को तेजी से भाग खड़ी हुई। मैं जानता था कि हम पर फायर नहीं आएगा, मगर प्रकाश खन्ना जीप में लेटा थर थर कांप रहा था। जीप कच्ची सड़क से निकलकर पक्की सड़क पर आई तो प्रकाश खन्ना ने कांपती हुई आवाज में कहा, धर्मचंद, ये क्या हो गया है? बहुत बुरा हुआ, अपने तीनों आदमी मारे गए हैं। मैंने भी परेशानी का इजहार करते हुए कहा, ऐसा ही लगता है, मैंने उन्हें उछल उछल कर गिरते देखा है। वो बोला, है भगवान, ये सब कैसे हो गया? सिपाही तो बेहोश पड़े थे। मैंने कहा, ये पुलिस के स्पेशल गार्ड्स होंगे, जिनमें से कोई सिपाही इत्तेफाक से बैरक से बाहर आ गया और उसने हमें कैदियों समेत भागते देखकर अलार्म बजा दिया और स्पेशल गार्ड्स ने हमारा पीछा शुरू कर दिया और फायर खोल दिया। हमारी किस्मत अच्छी थी जो बच गए, गोलियां तो मेरे करीब से गुजर रही थी। फिर मैंने एक बड़ी गहरी बनावटी आह भरी और अपना सर पकड़कर कहा, अपने तीनों साथियों के इस तरह मरने का दुख मैं कभी नहीं भुला सकूंगा। प्रकाश खन्ना भी चेहरा लटकाए बैठा था। वो तो पहले ही भारतीय वजारत खारजा के अताब की जद में था। रही सही कसर इस वारदात ने पूरी कर दी। चुनाचे इस सानहे की रिपोर्ट जब दिल्ली रॉ के हेड ऑफिस में पहुंची तो प्रकाश खन्ना को उसी वक्त इस्लामाबाद के भारतीय सफारत खाने से वापस बुला लिया गया। मुझे बालाजी का खुफिया पैगाम मिला कि सब काम छोड़ छाड़ कर फौरन बम्बई आकर रिपोर्ट करो। मैंने शीला से कहा, मुझे बालाजी ने बम्बई बुलाया है, यहाँ सबको यही कहना कि मैं कारोबारी सिलसिले में लंदन गया हूँ। मैंने भट्ट साहब और मलिक साहब दोनों को अपने बम्बई जाने की खबर कर दी और उन्हें एक बार फिर ताकीद की कि असली धर्मचंद की कड़ी निगरानी की जाए। अगर वो फरार होने में या किसी सूरत भारतीय सिफारत खाने को ये पैगाम पहुँचाने में कामयाब हो गया कि मैं जिंदा हूँ और फुला जगह कैद में पड़ा हूँ, तो न सिर्फ ये कि मेरी जान खतरे में होगी बल्कि हमारा मिशन अधूरा रह जाएगा। मैं इस्लामाबाद से सीधा शारजा गया, वहाँ से इंडियन पासपोर्ट पर धर्मचंद के नाम से बम्बई परवाज कर गया। बम्बई में शिव सेना के हेड ऑफिस वाले अपने कमरे में बालाजी मेरा बेचैनी से इंतजार कर रहा था। मुझे देखते ही मुझ पर बरस पड़ा। बोला, तुम लोग हराम की कमाई खा रहे हो, तुम न अच्छे देशभक्त हो न अच्छे वर्कर हो। तुम लोगों ने पाकिस्तान में शिव सेना को नुकसान पहुंचाने और भारत को बदनाम करने के सिवा अभी तक कोई काम नहीं किया। प्रकाश खन्ना तुमसे भी ज्यादा अहमक साबित हुआ है। उसे तो हुकूमत ने बाल ठाकुरे के कहने पर खुड्डे लाइन लगा दिया है। तुम हमारे तजुर्बाकार आदमी हो, तुम्हारे होते हुए पाकिस्तान में हमारे आदमी मरते चले जाएं, ये हम सोच भी नहीं सकते थे। मैंने वजाहत की कोशिश की लेकिन बालाजी ने मुझे झाड़ कर खामोश कर दिया। बोला, ये बयान ठाकुरे जी
जी के आगे देना। आज रात तुम्हारी ठाकरे जी के सामने पेशी है। मैंने दिल में सोचा कि चलो आज दुश्मन इस्लाम ठाकरे को भी देख लेते हैं कि वो क्या चीज है। मैंने अभी तक शिवसेना के दफ्तरों और कभी कभार अखबार में उसकी तस्वीरें ही देखी थी। उसके बारे में सुन बहुत कुछ रखा था। मसलन उसका ये बयान भी पढ़ा था कि जिसमें उसने कहा था कि मेरा जी चाहता है कि भारत के सारे मुसलमानों को उठाकर समंदर में फेंक दूं। ये भी सुन रखा था कि अगर कोई मुसलमान उसके पास शिकायत लेकर जाता कि मोहल्ले के हिंदू मुझे तंग कर रहे हैं और मुझे कत्ल की धमकियां देते हैं तो बाल ठाकरे उसे साफ कह देता, तुम लोगों ने पाकिस्तान के नारे किस लिए लगाए थे? जाओ, तुम्हारा पाकिस्तान बन गया है, पाकिस्तान भाग जाओ। यहाँ क्या लेने बैठे हो? यहाँ तुम्हारा कोई काम नहीं। इस तरह वो गरीब और हिंदुओं के हाथों सताए हुए मुसलमानों को धुतकार कर बाहर निकाल देता। ये शख्स मुसलमानों का जानी दुश्मन था और कट्टर फिरका परस्त हिंदू था और शिवाजी मरहट्टे को अपना हीरो और गुरु मानता था। वो शिवसेना जमात का लीडर था। वो खुद को इख्तिदार की सियासत से दूर रखे हुए था, मगर उसकी इजाजत और मर्जी के बगैर कोई महाराष्ट्र का वजीर आला नहीं बन सकता था। सूबे में असल में उसका हुक्म चलता था। महाराष्ट्र के वजीर आला से लेकर सूबाई असेंबली तक के तमाम मेंबरान उसके आगे माथा टेकने को फख्र की बात समझते थे। किसी की मजाल नहीं थी कि उसके सामने आंख उठाकर बात कर सके। उसका एक ही बेटा ठाकरे जूनियर था जो सूबाई वजीर था और नाजायज जराए से करोड़ों की दौलत जमा कर चुका था और जमा कर रहा था। उसकी कोठी के खुफिया तहखाने में हर रात शराब और रक्स की महफिलें बर्पा होती, जहाँ बम्बई की नामवर एक्ट्रेसें छुप कर आती और रातें बसर करती। ये सारी बातें मुझे शिवसेना हेड ऑफिस के एक क्लर्क ने बताई थी और ये बातें महाराष्ट्र के बच्चे बच्चे को मालूम थी, मगर कोई किसी के आगे जबान नहीं खोलता था, क्योंकि बाल ठाकरे के बॉडीगार्ड और उसकी सेना के खास ग्रुप के आदमी बाल ठाकरे के इशारे पर किसी को भी कत्ल कर देते और उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज करते हुए महाराष्ट्र की पुलिस भी डरती थी। एक तरह से बाल कृष्ण ठाकरे महाराष्ट्र सूबे के स्याहो सफेद का मालिक था। बम्बई में उस रोज मौसम अबरालूद था और हल्की सी बूंदाबांदी हो रही थी। बालाजी अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे बाल ठाकरे के बंगले पर ले गया। छोटा सा बड़ा आलीशान बंगला था। गेट पर पुलिस का पहरा मौजूद था। बरामदे में बाल ठाकरे के मुसल्लह बॉडीगार्ड्स खड़े थे। अंदर जाने से पहले मेरी तलाशी ली गई। मैंने देखा कि बरामदे के सामने बागीचे में शिवाजी मरहट्टे का घोड़े वाला बुत लगा हुआ है। बत्तियां खूब रोशन थी। एक राहदारी में से गुजरकर हम एक कमरे के दरवाजे पर पहुंचे तो वहाँ एक मुसल्लह बॉडीगार्ड हाथ में स्टेन गन लिए खड़ा था। उसने बालाजी को सलाम किया, मगर मुझे वहीं रोक लिया और छोटे से वॉकी टॉकी पर बाहर के आदमियों से मेरे बारे में मरहट्टा जबान में कुछ पूछा। बाहर वालों ने सब ठीक है का इशारा दिया तो उसने मुस्कुराकर हमारी तरफ देखा और दरवाजे का एक पट खोल दिया। बालाजी मुझसे पहले कमरे में दाखिल हुआ, मैं उसके पीछे था। ये मेरी दुश्मन दीन और मुसलमानों से शदीद तरीन नफरत करने वाले मुतासिब तरीन बाल ठाकुरे से पहली मुलाकात थी। कमरे में सोफे लगे थे। दीवार पर सिर्फ शिवाजी मरहट्टे की कद्दे आदम तस्वीर लगी थी। बावर्दी मुलाजिम ने बालाजी को हाथ जोड़कर नमस्कार किया और मराठी जबान में 2-3 बातें की और फिर दूसरे कमरे का दरवाजा आहिस्ता से खोलकर अंदर चला गया। बालाजी ने मुझे कहा, बाल ठाकरे जी बड़े मसरूफ लीडर हैं। अगरचे उन्होंने हमें टाइम दिया हुआ है, मगर फिर भी उनकी इजाजत के बगैर हम उनके कमरे में दाखिल नहीं हो सकते। थोड़ी देर बाद नौकर ने वापस आकर कहा, गुरुदेव ने आपको याद किया है। बालाजी ने मुझे इशारा किया। हम दोनों सोफे पर से उठ खड़े हुए और दूसरे कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़े। दूसरा कमरा भारत के वजीर आजम का लगता था। गोल्डन बॉर्डर वाले भारी जाफरानी रंग के सोफे दीवार के साथ लगे हुए थे। दरमियान में खूबसूरत फ्रेम वाली शीशे की लंबी सी टेबल थी, जिस पर चीनी के गुलदान में प्लास्टिक के कमल के फूल सजे हुए थे। फर्श कीमती कालीन से ढका हुआ था। दीवारों पर मखमल के पर्दे लटके हुए थे। एसी चल रहा था। कमरा ठंडा था। कार्निस पर काली माता के बुत के आगे पीतल की थाली में लोबान सुलग रहा था। कोने में एक बहुत आलीशान अकेली सीट वाला सोफा रखा हुआ था, जिसके आगे छोटी सी शीशे की मेज लगी हुई थी। सोफे के पहलू में भी शिवाजी मरहट्टे का घोड़े वाला मुजस्समा रखा हुआ था। बाल ठाकरे कमरे में मौजूद नहीं था। बालाजी ने मुझे भी बैठने का इशारा किया। हम बड़े सोफे के सामने एक तरफ होकर सोफे पर बैठ गए। कमरे में गहरी खामोशी थी। किसी किसी वक्त सड़क से बस या गाड़ी के गुजरने की हल्की सी आवाज आ जाती। इतने में दरवाजा खुला और एक दराज कद का इकहरे बदन और गहरी सांवली रंगत वाला आदमी जाफरानी कलर के सिल्क के कुर्ते पजामे में मलबूस, कंधों पर डाली हुई जाफरानी कलर की रेशमी चादर संभालता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। हम दोनों हाथ बांध कर उठ खड़े हुए। ये भारत का फिरौन, मुसलमानों का दुश्मन, सूबा महाराष्ट्र के स्याहो सफेद का मालिक और इंतहा पसंद जमात शिवसेना का सरबराह बाल ठाकरे था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की एपिसोड। उम्मीद करते हैं आपको हमारी कहानी पसंद आई होगी। जाने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना मत भूलिए। कमेंट करके हमें बताइए कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लीजिए।